नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। राष्ट्रपति के 14 सवालों के ऊपर सरकार की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। ये बहस 4 दिन चली और 19 अगस्त को शुरू हुई थी। 19 के बाद 20, 21 और 26 ये 4 दिन सरकार को मिले थे। इस बहस के दौरान सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से या फिर कहे राष्ट्रपति की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब उपस्थित हुए और उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठा दिए जिसने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में बांधने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान को दोबारा से लिखना चाहता है। उनके सख्त सवालों के बाद में बारी आई थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की और उन्होंने भी तमाम जो पुराने केसेस हैं और जो संविधान के अनुबंध है उसके आधार पर यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि आर्टिकल 200 के तहत जो अधिकार राज्यपाल को मिले हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने जो बिल थे उनको रोका था और ऐसा रोकना उनका एक विवेकाधिकार है। कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोर्ट उन्हें आदेश नहीं दे सकता है और ये न तो न्यायिक क्षेत्र में आता है और ना ही ये संवैधानिक रूप से उचित भी है। इसके बाद बारी आई जो सीनियर एडवोकेट है नीरज किशन कौल की। उन्होंने भी तमाम चीजें समझाने की कोशिश की और आर्टिकल 200 पर उन्होंने विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसको संविधान का सबक विस्तार पूर्वक सिखाया। उसके बाद बारी आती है सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हरीश साल्वे की और उन्होंने तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को संविधान का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उसके बाद शायद वो जब तक जज रहेंगे उसे भूल नहीं पाएंगे। उसके अलावा जो विपक्षी वकील हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हरीश साल्वे साहब ने जब पहले दिन सुनवाई हुई थी तब भी कहा था कि आप लोग गाड़ी को घोड़े के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और आज उन्होंने उसको विस्तार दिया और बड़े तरीके से समझाया कि आर्टिकल 200 में जो कुछ कहा गया है उसको एक एक करके समझने की जरूरत है। उसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट है कि राज्यपाल असेंट दे सकते हैं, दूसरा पार्ट है विदहोल्ड कर सकते हैं, तीसरा पार्ट है राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और चौथा पार्ट है कि वो उसको संशोधन के साथ विधायिका को वापस भेज सकते हैं, जिसके बाद अगर वो आता है तो फिर उन्हें सहमति देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हैंडल किया वो न केवल जुडिशियल ओवररीच था बल्कि इसको जुडिशियल एक्टिविज्म और कहें तो एडवेंचरिज्म भी कह सकते हैं। इसके बाद सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने दलीलें रखी। इसमें महेश जेठमलानी ने भी राज्य सरकार की तरफ से दलीलें रखी। विनय नरारे ने दलीलें रखी। सिद्धार्थ लूथरा भी इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से आए। एएसजी नटराज इसमें आए। इसके अलावा जो एएसजी विक्रमजीत बनर्जी हैं वो भी इसमें आए और गुरु कृष्णनंदन इसमें आए। तो इन सभी दलीलों के बाद में जो कुछ अब निकल के आया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि 4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके के तीखे सवाल उठाए गए हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद बताने की कोशिश की गई है, उसकी सीमाएं बताने की कोशिश की गई है, उसके बाद आने वाले समय में इस तरीके के फैसले लेने से पहले कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज 10 बार जरूर सोचेगा। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने जिस तरीके से कहा कि आप अगर डिले होने पर राज्यपाल की शक्तियों का हनन करने चल देते हैं, आपके यहाँ करोड़ों केसेस पेंडिंग है, अगर पार्लियामेंट में लोग मांग करें और पार्लियामेंट ऐसा नियम बना दे कि जिन केसों में एक निश्चित समय सीमा बीत गई है उसके बाद जो अपराधी या आरोपी है उन सबको बरी कर दिया जाए, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा? उसी तरीके से उन्होंने अन्य भी बात कही कि आप लोग फैसले लेने के बाद में उसको रिजर्व रख लेते हो, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, आप दूसरों को समय सीमा दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहे हो। राष्ट्रपति जो इस देश के राष्ट्र प्रमुख हैं
उनको आप ये आदेश देने की कोशिश कर रहे हो कि 4 महीने के अंदर अगर आपने किसी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो कानून बन जाएगा और उस पर स्वीकृति या तो स्वतः मान ली जाएगी या कोर्ट डिसाइड करेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट कौन होता है, कोर्ट के पास सेपरेशन ऑफ पावर के तहत सीमित शक्तियां हैं और वो उन सीमित शक्तियों से बाहर जाकर कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अतिक्रमण नहीं कर सकता है। आज की जो आखिरी दिन की बहस थी उसमें भी यही बात कहने की कोशिश की गई कि जो शक्तियां कोर्ट को मिली हुई है उससे ज्यादा वो कार्यपालिका की शक्तियों में घुसने की कोशिश न करें। राज्यपाल जो होते हैं वो विधायिका का एक अभिन्न अंग होते हैं, उनके हस्ताक्षर के बगैर कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ऐसी स्थिति में कैसे सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोर्ट ये कह सकता है कि डीम्ड असेंट मान ली जाएगी, यानी कि उनकी स्वीकृति बिना दिए ही मान ली जाएगी, जबकि संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उस पर राज्यपाल के या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो। ये सारी वो बातें हैं जिनके बाद में अब ऐसा लग रहा है कि अगली सुनवाई होने तक सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको समझ में आ गया है कि पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कितना बड़ा ब्लंडर किया था। और उसके बाद सवाल यह भी था कि आपने जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं डाला, तो इसका जवाब भी दिया गया कि अगर इस मामले में जुडिशियल रिव्यू डाला जाता तो इसका मतलब यह निकलता कि सरकार जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है जुडिशियल ओवररीच के रूप में उसको स्वीकार कर रही है। इसलिए यहां पर राष्ट्रपति ने उस सुप्रीम कोर्ट से उसके अधिकारों की सीमा पूछ ली है कि आपका जिस क्षेत्र में अधिकार नहीं है, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप वहां घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और ये सब भी आप कर रहे हैं संविधान की सर्वोच्चता के नाम पर। इसको लेकर आज सीनियर एडवोकेट ने कहा कि जब संविधान में लिखे हुए शब्द ही सर्वोच्च हैं तो फिर जज जो मान रहे हैं या जजों का जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे सर्वोच्च हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बहसों के दौरान ये कहा था कि संविधान के अनुबंधों में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें न तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है यानी कि बदल सकता है और ना ही उसको हटा या जोड़ सकता है। इस तरीके से इस पूरे के पूरे वाकये के दौरान सुप्रीम कोर्ट को उसकी लक्ष्मण रेखा बता दी गई है, उसकी हद बता दी गई है और यह भी बता दिया गया है कि आपको हद में ही रहना पड़ेगा, आप अपनी हद पार नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके अलावा आर्टिकल 32 के तहत जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो संविधान का आर्टिकल 142 है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर भी सीधे सवाल उठाए गए हैं कि अगर राज्यों और केंद्र के बीच का मामला है तो फिर उसको उसी तरीके के जो अनुबंध हैं उसी तरीके से सुना जाना चाहिए। कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। इस तरीके से 2 जज बैठकर मनमाने तरीके से संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें पूरी तरीके से न केवल सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हुआ है बल्कि पूरी तरीके से सरकार और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स की जो दलीलें हैं उनसे घिर चुका है और अपने ही बुने हुए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस पर 28 तारीख को और उसके बाद सितंबर में 2, 3 और 9 सितंबर को विपक्षी या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेने वाले तमिलनाडु, केरला जैसी सरकारों के वकील है, सिब्बल सिंघवी, वेणुगोपाल जैसे वकील आपको दलील देते हुए नजर आएंगे। उस पर भी हम आपको अपडेट दे रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।